हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग समाज के प्रकार और इसमें हम लोग जनजातीय समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समाज के प्रकार में तमाम कृषक समाज है, ग्रामीण समाज है, जनजातीय समाज है, औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जिसमें से आज हम लोग जनजातीय समाज के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनजातीय समाज जो है, इसे वन्य जाति या जनजाति भी कहते हैं। इनको आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बेरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति के नाम से संबोधित किया है। तो ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि बेरियर एल्विन ने जो जनजातीय समाज है इसको आदिम जाति बुलाया है। इनका एक कथन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। विभिन्न परीक्षाओं में इनसे या तो कोई लाइन पूछ दी जाती है या पूरा का पूरा कथन ही पूछ दिया जाता है कि ये कथन किसका है। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि ये जो आदिवासी हैं, ये भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति में, अर्थात अगर ये उपस्थित हैं तो इनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो है वह विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे जो हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि आदिवासी जो हैं वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे जो हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं, वे सबसे पहले यहाँ आए। तो ये बेरियर एल्विन का कथन है जनजातीय समाज के लिए या आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के मसीहा के रूप में ठक्कर बापा को जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ दिया गया है कि आदिवासियों का मसीहा किसे माना जाता है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को के सदस्य जो जसपाल सिंह हैं, इन्होंने इन्हें आदिवासी कहा है। जीएस घुरे ने पिछड़े हिंदू कहा है। अब जनजाति की परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर में जनजाति की परिभाषा को विभिन्न विचारकों ने क्या क्या रूप में परिभाषित किया है। गिलिन एवं गिलिन का कथन है कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, सामान्य भाषा बोलता हो और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। तो गिलिन एवं गिलिन के कथन में एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने सामान्य भाषा, सामान्य क्षेत्र, सामान्य संस्कृति, इनको बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कोई एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा कि ये गिलिन एवं गिलिन का कथन है। जैसे कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, इसको एक जनजाति कहते हैं। और इन्होंने यह परिभाषा अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, ये गिलिन एवं गिलिन की पुस्तक है। डब्ल्यू.एच. रिवर्स की बात करें तो इन्होंने भी जनजातियों पे काफ़ी कुछ अध्ययन किया है और इन्होंने कहा है कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्होंने एक सामान्य भाषा की बात की है तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो ये डब्ल्यू.एच. रिवर्स का जनजाति की परिभाषा है। मजुमदार का कथन है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है
जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं कि हमें किससे विवाह करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, या किसको कौन सा व्यवसाय करना है या कौन सा उद्योग किससे संबंधित होगा। तो इनसे संबंधित जो निषेधात्मक नियम होते हैं उनका ये पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। इन्होंने अपना ये कथन जो है वह रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में लिखा है। तो मजुमदार की ये पुस्तक हो जाती है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने जनजाति की ये परिभाषा दी है। तो ये आप लोगों को 2 फैक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं। एम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया का कथन आखिर में क्या है, इसने जनजाति की परिभाषा क्या दी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्रायः अंतर विवाह नहीं करती रही है। तो ये जो कथन है, ये परिभाषा मेरा मेंशन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर कभी किसी परीक्षा में ये परिभाषा उठा के दे दिया जाए तो आप लोगों को ऐसा एहसास होगा कि ये शायद किसी विचारक का ही कथन है या किसी समाजशास्त्री ने ही इस कथन को दिया है, जबकि ये कथन जो है ये एम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। हावेल का कथन है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है। तो यहाँ पे विशेष संस्कृति, विशेष भाषा, ये हावेल का एक की टर्म है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। हावेल ने ये भी कहा है कि जो जनजाति होते हैं वो राजनीतिक संगठन के रूप में नजर नहीं आते हैं। और इन्होंने अपना ये जो कथन है वह मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड 1949 में इनकी ये पुस्तक लिखी गई थी और इसमें इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ये मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड जो है हावेल की रचना है। चार्ल्स विनिक की परिभाषा है कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता है। ये कथन इन्होंने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में दिया है। तो यहाँ पे ये भी एक फैक्ट आता है कि चार्ल्स विनिक की ये पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और इसी में इन्होंने जनजाति की ये परिभाषा दी है। राल्फ पिडिंगटन की बात करें तो इनका कथन है कि हम एक जनजाति के व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो और जिसकी संस्कृति में भी समरूपता पाई जाती हो। तो ये कथन जनजाति से संबंधित राल्फ पिडिंगटन का है और इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक, उसमें इन्होंने ये परिभाषा दी है। अब यहाँ पर जनजाति के लक्षण कौन कौन से हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। आखिर में इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसको समझते हैं। तो पहला है कि सामान्य भूभाग होता है। तमाम जो ऊपर में हम लोगों ने परिभाषाएं देखी उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इनका एक सामान्य भूभाग होता है, सामान्य भाषा होती है अर्थात एक ही जैसी इनकी भाषा होती है, विस्तृत आकार होता है, अंतर्विवाह, अंतर्विवाह का अर्थ होता है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब ये होता है कि जो लोग अपने ही जो
समूह है उसी में विवाह करते हैं। एक नाम होता है, अगला लक्षण है कि इनकी सामान्य संस्कृति होती है, आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। इन सभी लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ आर्थिक निर्भरता देखने को मिलती है और राजनीतिक संगठन पाया जाता है तथा इनमें एक सामान्य निषेध पाया जाता है कि हमें किनके साथ संबंध रखना है, नहीं रखना है, किसके साथ विवाह होगा, नहीं होगा। इस प्रकार के तमाम प्रकार के इनकी अपने जो होते हैं निषेध होते हैं और जिनका पालन ये करते हैं। अब अगर जनसंख्या की बात करें तो जो जनजातीय समाज है इसकी अगर जनगणना 2011 को अगर हम रेफरेंस लेके चलें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इनकी संख्या नगण्य मानी जाती है। वहीं पर मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे उड़ीसा होता है। तो ये जो टॉप के 3 राज्य हैं उनमें जनजातियों की जो संख्या है वह सबसे अधिक पाई जाती है। वहीं पे सबसे अगर कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम 0.6% पाए जाते हैं। यहीं पे तमिलनाडु में 1.2% और बिहार में 1.3% इनकी जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों ये आज समाज के प्रकार में पहला प्रकार जो कि जनजातीय समाज था, ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसी की कड़ी में अगला जो समाज का प्रकार होगा कृषक समाज, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।